नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आपका भाई आपके लिए और आपके सपनों के लिए दिन रात एक कर देगा। भाई और बहनों, आपके पास नोट्स नहीं है, पैसे नहीं हैं, कोचिंग नहीं है, लेकिन आपके पास टारगेट बिफोर एग्जाम्स है जो सारी चीज़ें फ्री में सभी भाई और बहनों को मुहैया कराएगा। तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि यह सफलताओं से ही सफलता की तुम्हारी कहानी है। आज आप लोगों से एक वादा करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ आपको मुहैया कराऊंगा जो बड़ी बड़ी कोचिंग हजारों पैसों लेने के बाद देते हैं। बस आपका साथ चाहिए और आपका विश्वास चाहिए। इसी विश्वास के साथ आज से शुरू करते हैं हम लोग अपनी हिंदी की एक नई क्लास। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप इसी तरह हमारे टारगेट बिफोर एग्जाम्स से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने नौकरी के सपने को पूरा करें। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है समास। समास को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परीक्षाओं में 2-4 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं और अपने शिक्षक भर्ती में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और ये चैप्टर समझाने के लिए मैंने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। मेरे पास नोट्सों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत से नोट्स हैं, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, सारी चीज़ आपको फ्री में मुहैया कराऊंगा। तो आज हम लोग हिंदी की समास की क्लास पढ़ेंगे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक ही वीडियो में समास क्लियर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी भी बड़े कोचिंग को ज्वाइन करने की नहीं ज़रूरत है। बस आप एक काम करिए कि टारगेट बिफोर एग्जाम्स में डेली आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो अपनी वाणी को विराम करते हुए हम लोग अपनी हिंदी की समास वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। समास। समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। तो समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। तो समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास का जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब आप पूछेंगे शब्दों का संक्षिप्तीकरण, अगर कोई एक कोटेशन है, कोई बड़ा सा वाक्य है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोला जाएगा? तो उसी को क्या बोलते हैं? समास। तो समास क्या है? समास शब्दों को क्या करता है? संक्षिप्तीकरण करता है। दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम एवं आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब है कथन या शब्द। तो संक्षिप्त कथन या शब्द। अब आगे देखते हैं समास की क्या परिभाषा है। समास दो सार्थक शब्दों के मेल से शब्दों का जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से शब्दों का जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। आपके एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती, आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है कि समास को क्या बोला जाता है या समास किसे कहते हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्त कथन पूछा जाता है, आपको कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि अरे समास क्या है। तो जो नए नए अभ्यर्थी होते हैं ना, उनको ये लगता है कि अरे आ गए सर ऐसे ही पढ़ाने लगे, अभी समास के बारे में नहीं बताया। तो फिर एक बार फिर से आप जान लें, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त करना, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। तो इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या शब्द। अब आगे बात करते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है।
क्या कह रहे हैं कि जो आपके वाक्यों में जो पद होते हैं, समस्त पद के सभी पदों को, सभी जितने भी पद होते हैं उनको अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए एक शब्द है नीलकमल। नीलकमल, अब इसको हमको क्या करना है? इसको इस शब्द का विग्रह करना है, तो अलग अलग करना है। तो क्या हो जाएगा? नीलकमल का नीला है जो कमल। जैसे चौराहा, चौराहा का विग्रह क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। ठीक है, आप केवल इसमें इतना समझिए कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम एवं आप। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो किसी भी शब्द, जो आपको शब्द दिया रहेगा, जो आपको पद दिया रहेगा, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करना। विग्रह नहीं कहते इसको, विग्रह कर दो मतलब डिवाइड कर दो। अब आगे देखें क्या है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं क्या है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जब समास की रचना होती है इसमें कितने पद होते हैं? आप याद रखना, दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले वाला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और बाद वाले पद को, दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, देख लें इसमें राजपुत्र, तो दो वर्डों से मिलकर बना है राज और पुत्र। राजपुत्र में पूर्व पद क्या हो जाएगा? आपका राज हो जाएगा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? जो बाद वाला पद है क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्लियर? समास रचना, जब समास का निर्माण होता है, जब समास बनता है, तो उसमें केवल दो ही पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। चीजें क्लियर हैं? उदाहरण में आप देख लें, जैसे राजपुत्र, राज क्या हो जाएगा? जो पहले आया पूर्व पद, जो बाद में आएगा उत्तर पद। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जब समास की प्रक्रिया होती है तो जो पदों के बीच की विभक्तियां हो जाती है, उसे क्या होते हैं? वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे अब देखो ये अभी आया ना, जैसे राजपुत्र, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो राजपुत्र कौन? राजा का पुत्र। लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सी विभक्ति लुप्त हो गई? का लुप्त हो गई ना, यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली। काठ के बड़ा का के स्थान पे छोटा का बन जाना, इसी को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। अगला देखें, घोड़े का सवार, घुड़सवार। अब यहाँ पे घोड़े लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया है? घू हो गया है, इसी को कहते हैं विकार। तो घोड़े के घो के स्थान पे क्या हो जाना? घू बन जाना। तो ये क्या हो जाता है? कई शब्दों में विकार आ जाते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, पूछ भी लिया जाता है। यूपी टेट के कुछ पेपर में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, छठवां होता है द्वंद्व समास। तो ये 6 किसके भेद हो गए? समास के भेद हो गए। अब इन प्रत्येक भेदों को एक एक करके क्रमवार समझते हैं। तो पहला नंबर जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी का मतलब होता है अपने में विलुप्त कर लेना। अव्ययी का मतलब क्या होता है? अपने में विलुप्त कर लेना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। अभी आपको बताया ना कि समास रचना में 2 पद होते हैं। एक का पद का नाम होता है, एक का नाम होता है पूर्व पद, और बाद में आने वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो इस समास में पहला जो पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है, जो अगले पद को अपने में समाहित कर लेता है। अव्ययी भाव क्या है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है, जो अगले पद को अपने में समाहित कर लेता है। अब इसकी पहचान कैसे है? हम पहचानेंगे कैसे? देखो, परिभाषाएं नहीं याद रहती, और परिभाषाएं याद रख के आप चीज़ों को बहुत तुरंत और जल्दी नहीं कर पाएंगे।
कर लेंगे लेकिन समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ी सी पहचान, थोड़ी सी ट्रिक का भी यूज किया है, जिससे बच्चे तुरंत देखें और तुरंत समास को पहचान लें। उनको देर ना लगे कि अरे अब इसकी परिभाषा ये है, अब यही भाव का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास पे टारगेट बिफोर एग्जाम्स की हिंदी क्लास में देखने को मिलेगी। तो पहचान क्या है? पहला पद, अगर आपको पहले पद में क्या मिल जाए, अनु मिल जाए या बड़ा आ मिल जाए या तो प्रति मिल जाए या तो भर मिल जाए या तो यथा मिल जाए या तो यावत मिल जाए या तो हर मिल जाए आदि होता है। मतलब ये जो पहचान में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, ये सारे शब्द कहाँ मिल जाए? पहले पद में, मतलब पूर्व पद में। आपके समास के पूर्व पद में ये सारे शब्द जो आप हमने भी बताए हैं, ये अगर मिल जाते हैं तो आप आंख मूंद कर लगा देना कि अव्ययी भाव है। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कुछ समास दिए हुए हैं, जैसे लिखा है प्रतिदिन। क्या लिखा है? पहला देखें, प्रतिदिन। अगर इसका विग्रह करेंगे तो प्रति पूर्व पद हो जाएगा, उत्तर पद क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो अभी आपको बताया गया है कि पहला पद, पहले पद में क्या आ जाए? प्रति आ जाए। तो आप क्या लगा देंगे? अव्ययी भाव लगा देंगे। आपको विग्रह करने की कोई जरूरत नहीं। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। देखें दूसरा शब्द देखें, आजन्म। आजन्म का अगर आप विग्रह करते हैं तो हो जाएगा आ प्लस जन्म। आजन्म का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर। लेकिन आपको ये विग्रह नहीं करना है। आपसे क्या कर देता है? आपसे समास पूछ लिया जाता है, आपको शब्द दे दिया जाता है, आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाता है ये कौन सा समास है। तो देखिए प्रतिदिन में प्रति आ गया तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव। आज जन्म में बड़ा आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। यथा संभव में यथा आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। अनुरूप में अनु आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। भरपेट में भर आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। प्रतिकूल में प्रति आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये भी क्या है? अव्ययी भाव। अच्छा, ये हाथों हाथ, हाथों हाथ ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा ये विवादित है, ठीक है। लेकिन हाथों हाथ में अगर आपको अगर दे दिया गया, अभी पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन कि हाथों हाथ कौन सा समास है, तो आप अव्ययी भाव लगाएंगे, ठीक है। प्रतिदिन का विग्रह क्या होता है? प्रत्येक दिन। आज जन्म का क्या होता है? जन्म से लेकर। यथा संभव मतलब जैसा संभव हो। अनुरूप मतलब रूप के योग। भरपेट मतलब पेट भर के। प्रतिकूल का विग्रह क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। तो आपसे ना पूर्व पद पूछा जाता है ना आपसे उत्तर पद पूछा जाता है। आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा ये कौन सा समास है। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको पहले पद में प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द मिल जाएंगे तो आप आंख मूंद कर अव्ययी भाव को लगा देंगे। हमारा सेकेंड वाला जो समास है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है क्या, पहले जान लें। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, पहला पद पूर्व पद, दूसरा वाला उत्तर पद की बात हो रही है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मेन होता है उत्तर पद, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में क्या होता है कि ये उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का क्या हो जाता है? कारक जो चिन्ह हो जाता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप आंख मूंद के क्या लगा देंगे? तत्पुरुष समास लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पे का क्या हो गया है? कारक चिन्ह जो का है ये क्या हो गया है? लुप्त हो गया है, तो ये क्या हो गया? राजकुमार। धर्म ग्रंथ का, जैसे धर्म का ग्रंथ, तो क्या लुप्त हो गया है? का लुप्त हो गया, धर्म ग्रंथ। रचनाकार में रचना को करने वाला, तो क्या लुप्त हो गया है? रचना को करने वाला। तो रचनाकार में ये चीजें क्या हो गई हैं? लुप्त हो गई। तो आपको समझने योग्य यही चीजें हैं कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है।
अब आगे देखें थोड़ा सा क्या है, तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। आपने बहुत पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़ा ना, अपादान ये के लिए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। विभक्तियाँ पढ़ी हैं, संस्कृत में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो वही कर्म को वाला है, कर्ता नहीं है, इसमें कर्म को वाला है। ठीक है, कर्ता से मत शुरू हो जाना, नहीं कर्ता से स्टार्ट हो जाओ। तो कर्म तत्पुरुष क्या है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, कर्म को का लोप हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गगनचुंबी। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। जब आपको वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको शब्द दे दिया गया गगनचुंबी, ये कौन सा समास है, तो आप क्या करेंगे, उसको जब आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि गगन को चूमने वाला। तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में कौन सी विभक्ति आ रही है? को। तो को विभक्ति आएगी तो आप कौन सा लगा देंगे? कर्म तत्पुरुष लगा देंगे। यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करिए, यश को प्राप्त। तो कौन सी विभक्ति आ रही है? को। क्या आ रही भाई? को। तो यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। भाई चिड़ियों को मारने, अगर चिड़ी मार का आप विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला, तो को का को विभक्ति आ रही है। को विभक्ति किस में आती है? कर्म तत्पुरुष में। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, को आ रहा है। रथ चालक कौन सा समास है? तो रथ को चलाने वाला को ही तो रथ चालक कहते हैं, तो को विभक्ति आ रही है। जेब कतरा, तो उसमें क्या? जेब को कतरने वाला, को विभक्ति आ रही है। माखन चोर, माखन चोर में क्या आ रहा है? माखन को चुराने वाला, तो ये को आ रहा है। तो कर्म कारक में क्या है? विभक्ति को आती है और को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला समास तत्पुरुष का ही, करण तत्पुरुष। इसे कहते हैं तृतीया तत्पुरुष। तो कर्म को हो गया, करण से के द्वारा पढ़ा होगा। तो इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों में आपको विग्रह आना चाहिए। अब विग्रह कैसे आएगा? विग्रह के लिए आप क्या करोगे? आप खुद से प्रैक्टिस करोगे या तो हमारे द्वारा कराई गई प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो देखें, आपसे पूछ लिया जाएगा करुणापूर्ण, करुणापूर्ण में कौन सा समास है, तो इसका आप विग्रह करेंगे तो भाई ये थोड़ी ना कह देंगे कि करुणा को पूर्ण। आप बताएंगे ना करुणा से पूर्ण, जो करुणा से पूर्ण होगा उसे क्या बोलेंगे? करुणापूर्ण। इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? यहाँ पे देखें ना, से आ रहा है। क्या आ रहा है? से आ रहा। अभी आपको बताया गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति आती है? करण तत्पुरुष में से आएगा या तो के द्वारा आएगा। देखिए भयाकुल, भयाकुल में कौन सा समास है? तो आपको विग्रह कर लें, भय से आकुल। जो भय से आकुल होगा उसे तो कहेंगे भयाकुल। तो ये आपका से आ रहा है। रेखांकित, रेखा से अंकित से आ रहा है, तो ये भी आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। फोक ग्रस्त, फोक से ग्रस्त। मदांत मतलब मद से जो अंधा हो उसे क्या बोलेंगे? मदांत बोलेंगे। मन चाहा में कौन सा समास है? मन से जो चाहेगा उसी को तो मन चाहा बोलेंगे। तो आपका से बहुत आसान है विग्रह करना, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पद दलित, अब पद को दलित तो नहीं कहेंगे ना, पद से दलित कहेंगे। पद से दलित, तो से आ रही है ना आपकी विभक्ति। पूर्व रचित, अब पूर्व से रचित तो नहीं कहेंगे भाई, पूर्व के द्वारा तो ही रचित हो, या तो ये क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी करण तत्पुरुष हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और आप इसी तरह हमारे अर्थात आपके इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। संप्रदान में क्या आता है? कौन सा आता है? के लिए। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा प्रयोगशाला, तो शाला मीन्स क्या होता है? घर। तो
किसी के प्रयोग के लिए होगा ना फाला, घर होगा, तो देखिए इसका जब विभक्ति करेंगे प्रयोग फाला, तो प्रयोग के लिए फाला, क्या कौन सी विभक्ति आ रही है? के लिए। स्नान घर, किसके लिए घर नहाने के लिए घर होता है कि नहीं होता? स्नान घर मतलब स्नान के लिए, तो कौन सी विभक्ति आ रही है? के लिए। बहुत आसान है शब्दों का विग्रह करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जब शब्द को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में बातें आ जाएंगी कि इसका विग्रह कैसे करना है। यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, कौन सी विभक्ति आ रही? के लिए। जब विग्रह करने पे के लिए विभक्ति आ जाएगी तो आप आंख मूंदकर संप्रदान तत्पुरुष लगा देंगे। गौशाला, तो गौ के लिए शाला। देशभक्ति, तो किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, तो किसके लिए गाड़ी? भाई डाक गाड़ी किसके लिए डाक गाड़ी होगी? डाक के लिए गाड़ी होगी, राइट। परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए तो भवन होगा कि हम लोगों के लिए भवन होगा? हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। तो ये जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें के लिए विभक्ति आती है। करण तत्पुरुष में क्या आता है? से और के द्वारा आता है करण तत्पुरुष, और कर्म में क्या आता है? को आता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष का चौथा पार्ट। तत्पुरुष समास का जो आपका चौथा भाग है वो है अपादान तत्पुरुष। तो देखते हैं अपादान तत्पुरुष क्या है। इसे कहते हैं पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। अभी इसके पहले भी से आया था, लेकिन यहाँ पे से का मतलब होता है अलग होने का भाव। मतलब अगर आप किसी चीज़ से अगर आप पूर्णतः अलग हो रहे हैं तो उसका इसमें भाव आएगा। तो आप देखेंगे आपको पूछ लिया जाएगा धनहीन, ठीक है, धनहीन पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शब्द दे दिया गया धनहीन, आप बताइए इसमें कौन सा समास है? तो आप क्या बताएंगे? भाई धनहीन कौन होता है? सोचिए थोड़ा सा कि जिसके पास धन ना हो, जो धन से हीन हो। मतलब धन, कोई व्यक्ति से धन क्या हो जाए? अलग हो जाए। समझ में आ रही बात? कोई व्यक्ति है जिससे धन क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो कोई व्यक्ति होगा जिसके पास धन नहीं होगा तो अलग का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो धन से हीन, कौन सी व्यक्ति आ रही है? से आ रहा है, ठीक है। लेकिन से कैसा से होना चाहिए? अलग होने का भाव समझ में आए तभी आप लगाएंगे। पथ से भ्रष्ट, कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उसको जाना था इधर, वो जा रहा है उधर, तो वो अपने रास्ते से भटक गया, मतलब अलग हो गया। तो पथ से भ्रष्ट मतलब पथ भ्रष्ट कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। पदच्युत, किसी को पद से निकाल दिया जाए तो उसके पद से आप अलग ही तो कर रहे हो, तो पद से च्युत मतलब पद से अलग करना। तो से आ रहा, देश से निकाला, भाई आप अपने देश से किसी व्यक्ति को निकाल रहे तो अलग होने का भाव आ रहा है, से आएगा। लेकिन प्रत्येक शब्द में प्रत्येक चीज़ों को आप अलग होने की भाव की नज़र से देखेंगे। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, आपने किसी से कर्जा लिया, आपने उस कर्जा को अदा कर दिया तो आप उससे अलग हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। तो ऋण मुक्त क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त मतलब क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। गुणहीन, कोई व्यक्ति है उसके पास किसी भी तरह की कोई गुण ही नहीं है, तो कहते हैं ना ये भाई गुण से तो हीन है, इनकी क्या बात करें। तो गुण से हीन मतलब गुण उसके अंदर है ये नहीं, से मतलब अलग हो रहा है, तो गुण से हीन। पाप मुक्त, कहते हैं ना भैया गंगा नहा लिया पाप से मुक्त हो गए, तो पाप से मुक्त हो गए, तो पाप से आप अलग हो रहे हो तो क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। जलहीन, जल से हीन, जल से हीन। बलहीन, बल से हीन, बल से आप अलग हो रहे हैं। तो कुल मिला के अपादान तत्पुरुष आपको ये बताता है कि इसमें जो विभक्ति है से लगती है, और विभक्ति जो से है ये अलग होने का भाव पैदा करती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा धनहीन, पथ भ्रष्ट, पदच्युत, देश निकाला, ऋण मुक्त, गुणहीन, पाप मुक्त, जलहीन, बलहीन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जब इसका आप विग्रह करेंगे तो जो से आएगा बीच में वो अलग होने का भाव पैदा करता है, इस वजह से ये हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला हम लोग अपना तत्पुरुष देखते हैं संबंध तत्पुरुष।
इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। संबंध कारक में क्या आता है? बड़ा का आता है, के आता है, की आता है, ये क्या हो जाती है? इसकी लुप्ति हो जाती है। अभी देखें, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा राजपुत्र, राजपुत्र अच्छा किसे कहते हैं? आप विग्रह करके बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका विग्रह करके बताइए। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, का आ रहा है कि नहीं? देखिए, राजा का पुत्र, और ये जो का की विभक्ति है ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। राजाज्ञा, भाई राजा की आज्ञा, तो की क्या हो गई? विलुप्ति हो गई, राजाज्ञा हो गया। पराधीन मतलब पर के अधीन, राजकुमार, तो राजा का ही तो कुमार होगा, तो का की लुप्त हो जाए। इसमें बीच में देखो, संबंध तत्पुरुष में का, के, की, आप जब विग्रह करेंगे तो का, के, की आएगा, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी, और आपका जो वर्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। अगला देखें, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो बीच में आपने देखा होगा कि का, के, की आया है, और ये कैसा हो गया? ये लुप्त हो गया है। जब आप विग्रह करेंगे, आपको जब कोई पद दिया जाएगा, कोई शब्द दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो आप जब उसका विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि बीच में का, के, की आ रहा है और इनकी विलुप्ति होती जा रही है। तो आप कौन सा लगा देंगे? संबंध तत्पुरुष लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला तत्पुरुष देख लेते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। इसे कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। इसमें कौन सी विभक्ति आती है? में आती है, पर आती है, और इनका क्या हो जाता है? ये लुप्त हो जाती हैं। आपको देख लें आप उदाहरण यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि फोक मग्न, फोक मग्न में कौन सा समास है, तो आप तो तत्पुरुष लगा देंगे, लेकिन आपसे और अगर अलग तरीके से पूछ लिया, अगर आपको ज़्यादा फंसाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, तो आप क्या बताएंगे? फोक मग्न में क्या बता देंगे भाई? फोक मग्न कैसे? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई घटना हो जाए, आप रोते गाते रहे, हाँ, तो कोई अगर आपको देखने आया तो आपसे कह दिया भाई वो तो भैया फोक में मग्न थे, मतलब फोक में मग्न, फोक मग्न। में आ रही ना, में विभक्ति आ रही है, में विभक्ति क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? जो पुरुषों में उत्तम हो। कौन सी विभक्ति आ रही है? में, और में का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। आप बीती, तो आप पर बीती, तभी तो आप बीती हो गया। कह रहे भैया आप बीती किसको बताएं? मतलब हमारे ऊपर, आप पर जो बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, जो लोकों में प्रिय हो, में आ रहा देखो। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फोग मग्न, पुरुषोत्तम, आप बीती, गृह प्रवेश, लोकप्रिय, धर्मवीर, कला श्रेष्ठ, आनंद मग्न, इनका जब आप विग्रह करेंगे तो आप में और पर विभक्ति पाएंगे। और ठीक है, जब इनको समस्त पद में कन्वर्ट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? इन विभक्तियों का लोप हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि एग्जैक्ट यही चीज़ें एग्जाम में थोड़ी ना पूछी जाएगी। सही आप कह रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा। और विग्रह को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। आई होप आज की वीडियो, आज की हिंदी की क्लास, समास वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आप अपने इस चैनल पे टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।